37 हो रहे हैं। हमारा और आपका साथ 10 बजे तक रहेगा और प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत इस 1.5 घंटे के दौरान आप तक पहुँचाने हैं। ख़बरें आप तक पहुँचेंगी, तफसीलात, मुख्तलिफ मौज़ूआत जो आज इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जहाँ पर आज मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर क्या कुछ हलचल हो रही है, उस ताल्लुक से गुफ्तगू होगी। दीगर कुछ मौज़ूआत भी हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर काफ़ी हलचल है, उस पर भी बात होगी। साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि आप तक बिजली, सेहत और तालीम के मुतल्लिक और इसके अलावा एक अहम तरीन रिपोर्ट आपके सामने रखनी है, आदाद शुमार आपके सामने रखने हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्राइम रेशो क्यों बढ़ा है, क्यों रेट ऊपर जा रहा है। यह हम नहीं, साल 2021-22 और अभी 23 की रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। जो 22 की डिटेल्स आई हैं, NCRB कॉन्टीन्यूसली एक एक रिपोर्ट सामने ला रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर कई जगहों पर अब तक ऊपर रहा है, जिसमें बिल्कुल भी अच्छे, चाहे कश्मीर की बात हो, जम्मू की हो, आदाद शुमार सही नहीं है, ना ही फिट बैठते हैं जब हमारी यूनियन टेरिटरी की बात होती है। इन पर ज़रा तफसीली गुफ्तगू करेंगे और क्या इकदाम किए गए हैं कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। बाकी स्टेट्स के साथ कंपैरिजन क्यों जम्मू कश्मीर का हो रहा है, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में सलामती सूरत हाल की बात होगी। 48 घंटों बाद एक अहम तरीन फैसला, उसके पहले जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भी तैयारियां काफ़ी। लेकिन सबसे पहले आपके सामने आज के दिन की ज़रा बात करें, हिस्ट्री ऑफ द डे की सबसे पहले बात करेंगे। आज का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि आज दिसंबर की 9 तारीख है, साल 2023 और दूसरे हफ्ते में हम दाखिल हो चुके हैं। तो ये आखिरी महीना जिसकी 9 तारीख क्या कुछ कहती है, हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ आगाज़ होगा। आपको बताएंगे कि तारीख के आईने में आज का दिन क्यों अहमियत का हामिल है, क्यों इस पर बात करना ज़रूरी है। तो आज पता ये भी चलता है कि 1917 में तुर्की के फ़ौजियों ने यरूशलेम की बरतानवी फ़ौज को के हवाले आज के दिन करने का फैसला किया था। नवंबर की 9 तारीख को, दिसंबर की 9 तारीख को माफ़ कीजिएगा, 1761 में पुणे की महारानी ताराबाई का इंतकाल आज के दिन हुआ। इसके अलावा 1625 में आज ही के दिन हॉलैंड और इंग्लैंड ने फौजी मुआहदे पर दस्तखत किए। साल 1898 था, रामकृष्ण मठ और मिशन के सदर दफ्तर बेलोर मठ का क़याम अमल में लाया गया 9 दिसंबर 1898 को आज के दिन। इसके अलावा 1941 में चीन ने जापान, जर्मनी और इटली के खिलाफ जंग का ऐलान किया आज के दिन। 1987 में फ़लस्तीन की गजा पट्टी में पहला फसाद आज के दिन भड़का और ये जो मौजूदा सूरत हाल आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत आज के दिन हुई 1987 में। तो इन पिछले 13 सालों को जो 2000 तक बनते हैं और मौजूदा 23 साल, आप ये जो 2000 के बाद 23 बरस रहे हैं, तो 35-36 बरसों से अमन अमान की जो फिजा है वो कायम गजा पट्टी के अंदर नहीं हो सकी। आज भी कोशिशें नाकाम हुई हैं। वो आगे चलकर आपको बताएंगे क्या करने की कोशिश हो रही थी और हुआ क्या है। 2006 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने हितफ-6 मिसाइल का तजर्बा आज के दिन किया और 2012 में मॉस्को, रूस की राजधानी के अंदर तैयारा हादसा हुआ, 7 अफराद आज के दिन हलाक हुए। तो हिस्ट्री ऑफ द डे थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी था। आज के दिन के हवाले से गुफ्तगू सबसे पहले तय फॉर्मेट के मुताबिक हम करते हैं। अहम तरीन वाक़यात एक तवील फहरिस्त से इंतखाब होता है और वो आपके सामने रखते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के बाकी हिस्सों तक, अरब, यूरोप, अमेरिका और जनूबी एशिया वस्ती ममालिक के अंदर कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा याद किए जाते हैं या फिर हिस्ट्री ऑफ द डे में सबसे ऊपर जगह बनाते हैं, वो हमारी कोशिश रहती है। तो इस कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आज भी हमने ये सिलसिला जारी रखा। अब ज़रा ख़बरों की तरफ चलेंगे। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। इसके अलावा आज इस प्रोग्राम में आप हमेशा की तरह फीडबैक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी देंगे। मैं दिल्ली स्टूडियो से आपके साथ रहूँगा और आज 9:40 से पहले ही कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स ली जाएँ। टेक्निकल ख़राबी की वजह से बीच में आपकी कॉल्स नहीं ले सकते, उसके लिए माफ़ी, लेकिन ज़रूर आज कोशिश रहेगी कि लाइंस पहले से ओपन की जा सकें। बहुत सारे लोगों के मामलात हैं, कुछ मसाइल हैं, वो आज डिस्कस होंगे। आप अपना सवाल जल्दी से रखेंगे, उस पर चलेंगे, मगर उससे पहले बहुत सारी खबरें हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, कई अहम तरीन मौज़ूआत हैं, एक एक करके उनकी तरफ चलेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बात करेंगे उस मीटिंग की जिस पर सबकी नज़रें टिकी थी, और ये मीटिंग जो कि श्रीनगर के अंदर हुई। इसलिए भी मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि 370 केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले एक तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तैयारियां कर रही हैं
या आप कह सकते हैं कि जो आला हुकाम है उसने भी एक बार फिर से आला सती अहम मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें एक तो जो अमन व अमान की सूरत हाल है उस पर तफसीली तबादला ख्याल श्रीनगर के अंदर हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो एक्स पर पोस्ट करके भी जानकारी दी गई कि जो भी शख्स किसी भी शरारत या सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल में मुलव्विस पाया गया, इसके खिलाफ ताज़ीरी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ पुलिस बयान के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर विजय कुमार ने पहली बार PCR कश्मीर में कश्मीर सूबे के तमाम जो जिला मजिस्ट्रेट्स हैं या पुलिस के सीनियर अफसरान हैं जिनमें SSPs थे, उनकी एक मुश्तरका मीटिंग की सदारत की। तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखाएंगे। ये मीटिंग जो काफ़ी अहम मानी जा रही थी, आर्टिकल 370 केस में चूंकि पीर को समाअत होनी है, जो कल के प्रोग्राम में आपके सामने हम डिस्कस कर चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ये मीटिंग काफ़ी अहमियत की हामिल इसलिए ताकि कोई भी जो पीस है, अमन व अमान की सूरत हाल उसको ख़राब ना करे। साथ ही सूबाई कमिश्नर कश्मीर, IGP कश्मीर, डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलावा कश्मीर के तमाम रेंज के जो DIGs थे, इसके अलावा DIG CIDs, SSPs, PCR कश्मीर के अंदर इस मीटिंग का हिस्सा थे। और साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि इस मीटिंग में 3-4 और चीज़ें भी, चूँकि सोशल मीडिया पर बार बार चीज़ें डिस्कस की जा रही थी, बातें हो रही थी, मीटिंग बार बार ये चीज़ें डिस्कस की जा रही थी कि जो सलामती सूरत हाल है उसके लिए कई शरारती ऐसे अनासिर हैं या कई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया का सहारा लेकर या इसका गलत इस्तेमाल करके, जिस पर हमने देखा कि मुख्तलिफ अजला की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सख्त हुई और CRPC 144 के तहत हिदायत भी जारी की गई। गाइडलाइंस पर अमल दरामद करने हो, इसके लिए कोशिशें यकीनी तौर पर हो रही हैं, लेकिन हालात के हवाले से मालूमात जो फील्ड के अंदर हो रहा है उस पर एक तो तफसीली गुफ्तगू हुई है, साथ ही सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी जाएगी। गलत मालूमात, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल जो भी करेगा उस पर आज के जब आप इस सारे सिनारियों को देखते हैं तो चीज़ें बहुत सेट बैठती हैं। और जो ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां से किसी को नुकसान हो सकता है, इसकी रोकथाम के बारे में भी ब्रीफिंग ADGP लॉ एंड ऑर्डर को दी गई और हिदायत की गई कि मुख्तलिफ मंजरनामों का जो अंदाज़ा है वो लगाया जाए। इसके मुताबिक इसके लिए मौसर रद्द-ए-अमल का भी एक मंसूबा बनाया जाए। और साथ ही साथ ADGP और सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने तमाम ज़िला तरक्याती कमिश्नर जो हैं, SSPs हैं, उनको फील्ड अफसरान या जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग करने के लिए भी हिदायत जारी कर दिए हैं। और सूरत हाल से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कहीं से कोई खबर ना आए, इसके लिए पहले से कोशिशें होनी चाहिए। तो तमाम शहरी हों या स्टेक होल्डर्स हों, बाकी तमाम लोग, चूँकि आप देखेंगे 4 या 5 अगस्त को जो कुछ हुआ था, जब मवासलाती निज़ाम ठप हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, कई तरह की बातें की गई सोशल मीडिया पर। उसके बाद इस 4 साल के वक्फे के दौरान ऐसे लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई जो मुल्क से बाहर बैठे थे और अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। इस बार भी वो कोशिशें हो सकती हैं, बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो अभी भी जिनका एक्सेस है जम्मू कश्मीर तक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नज़र रखने के लिए एक स्ट्रेटेजी मजबूत तरीके से बनाने की कोशिश हुई है। और ये अब तक की सबसे अहम तरीन मीटिंग्स में से एक, ये उस वक्त मीटिंग हुई है जब सिर्फ आज और कल का दिन गुजरेगा, परसों सुबह से गहमा गहमी होगी अदालत उज़्मा के अंदर जब 370 पर समाअत होगी। ये तो एक तरफ की बात थी। अब जब दूसरी खबर हम आपको बताएंगे तो इसी तरह की लगभग मिलती जुलती खबर है, क्योंकि SIA, NIA, बाकी तमाम तहकीकाती एजेंसियां सरगर्म हैं और मिलिटेंसी के खिलाफ एक ऑपरेशन जो आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेज मुश्तरका ऑपरेशन करते हैं। तो एक वो ऑपरेशन जिसको साइलेंट ऑपरेशन भी कहा जाता है, लेकिन 4 बरसों के दौरान ऐसी कार्रवाइयां भी हुई हैं कि उन तमाम लोगों की कमर तोड़ी जाए जो जम्मू कश्मीर के अंदर हालात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ये कार्रवाइयाँ किस तरह की हैं, कैसे प्रॉपर्टी जब्त हुई, अटैच किया गया, और करोड़ों रुपए की जायदाद जो है वो जिन लोगों के पास थी वो अब उनके नाम नहीं रही। मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। श्रीनगर चलते हैं, हमारे सीनियर साथी सैयद तजम्मुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल प्रोग्राम सलाम JK में ज्वाइन करने के लिए। जैसा कि हमने ऑपरेशन के मुतालिक बात की और जहां पर पीस सिचुएशन पर डिस्कस हुआ पिछले 24 घंटों में कश्मीर सूबे के अंदर और एक बड़े फैसले से पहले तैयारियां हो रही थी, वहीं पर यह भी बताइएगा आप कि जो तहकीकाती एजेंसियां भी या तफ्तीशी एजेंसियां सरगर्म नहीं हैं, 4 बरसों के क्या कुछ आदाद शुमार बताते हैं, पर्टिकुलरली कश्मीर प्रोविंस के अंदर जो एक ऑपरेशन मुख्तलिफ अजला में चलाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आपने प्रोग्राम के आगाज में बता दिया कि 370-35A के फैसले के बाद कल एडिशनल डायरेक्टर जनरल विजय कुमार ने तमाम जिला सुपरिटेंडेंट पुलिस और जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनकी आला सतही मीटिंग में पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में। आसिफ, मुझे याद आ रहा है कि ये पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर
یہ میٹنگوں کا دور اس وقت شروع ہوتا تھا جب کشمیر میں حالات نامساعد تھے اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اس وقت بھی لا اینڈ آرڈر جو پہلی بار بنائے گئے تھے وہ کے راجندرا کمار تھے. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب وہ ڈائریکٹر جنرل بنے پھر یہ عہدہ خالی ہوا, پھر دوبارہ حالات جو ہے معمولات پہ آنے لگے اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل وجے کمار نے جس میٹنگ میں کل پی سی آر سری نگر میں جائزہ لیا, میٹنگ کے دوران چند باتیں بتانا بڑا ضروری ہے. کل متنبہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی رولنگ, کیونکہ یہ دو طرفہ کے جذبات ہیں, ایک جذبات ہے کہ جو لوگ سپریم کورٹ کی رولنگ کے ساتھ بڑی جدوجہد کے ساتھ شامل ہوئے, دوسرے ان لوگوں کے جذبات جو جموں کشمیر میں انوچھید 370-35 کو ایگزٹ موڈ پہ دیکھ چکے ہیں, یعنی دو طرح کے جذبات ہیں. لہٰذا ڈائریکٹر جنرل پولیس, ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل, سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس اور ڈپٹی کمشنرز کی ہدایت ہے کہ سوشل میڈیا پر, یعنی آپ انسٹا کا یوز کرتے ہیں, یوٹیوب کا یوز کرتے ہیں, آپ فیس بک ایکس استعمال کرتے ہیں, آپ کوئی بھی ایسی بات نہ لکھیں جو سپریم کورٹ کے آنریبل سپریم کورٹ کے فیصلے کے پس منظر میں جموں کشمیر میں اس سے حالات کو بہتر کرنے کے بجائے خرابی دیکھنے کو ملے. یہ متنبہ کیا گیا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی بڑے ادارے پہ کیوں نہ ہو. اور ان دنوں کیا کچھ ہوگا, چونکہ آپ نے کہا کہ 48 گھنٹے بچے, چونکہ سوموار کو صبح 11 بجے جو ہے فیصلہ تقریباً آنا شروع ہو جائے گا کہ جموں کشمیر میں 35 سے 370 اب رہے گا یا ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد جن لوگوں کے ٹریک ریکارڈز گزشتہ کئی 10-20-25 برسوں میں مخالف سمت کے ساتھ زیادہ رکھے ہوں ان پہ زبردست نظر رکھی جائے گی کہ جموں کشمیر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کریں. دوسری اہم بات, سیاسی لیڈران جنہوں نے لگاتار بیان بازیاں کی, مختلف نوعیت کے بیان بازیاں دی, ان پہ نظر رکھی جائے گی. ان کا تعلق بھلے ہی کسی بھی سیاسی تنظیم سے ہو نہ ہو, ان کے سیاسی لیڈران پہ بھی نظر رکھی جائے گی. جب ہم نظر رکھی جائے گی کہتے ہیں, تب ہم کہتے ہیں کہ سوموار کو جو کچھ پروسیڈنگ ہوگی اس سے پہلے جموں کشمیر میں کئی اہم انفرادی اور اجتماعی سوچ رکھنے والے افراد پر جموں کشمیر پولیس اور انتظامیہ کی گہری نظر رکھی جائے گی. لیکن اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر میں جموں کشمیر پولیس کی ایگزیکٹو ونگ, اسٹیٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی یا اسٹیٹ انویسٹیگیٹنگ یونٹ یا NIA کی طرف سے جموں کشمیر میں گزشتہ کئی برسوں کے دوران بڑی تعداد میں چھاپہ ماری کی گئی اور ملیٹنسی کے ان خد و خال کو تلاشنے کی کوشش کی گئی جو ماضی میں ملیٹنسی کو گلوریفائی کرنے, ٹرانسپورٹ پر دینے, فوڈ پہنچانے, انہیں شیلٹر دینے یعنی پناہ گاہ کو ان کے نام وقف کرنے, کئی ایک معاملات ہیں جن کو لے کر جموں کشمیر میں SIA اور SIU جو ہے وہ اپنا تحقیقاتی عمل شروع کر دے گا. لیکن بیتے 4 برسوں میں آپ کو بتا دوں کہ جموں کشمیر میں جو پتھراؤ کے واقعات میں لوگ ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی کی گئی. جموں کشمیر میں پتھراؤ کے واقعات نہ ہوں اس کے لیے ایک پالیسی, اس کے لیے ایک فریم ورک کیا گیا. اب جائیدادیں کتنی ضبط کی گئی, 61 یعنی 61 پراپرٹیز کو جن کی مالی قیمت جو ہے بین الاقوامی یا مارکیٹ میں 150 کروڑ روپے کے آس پاس میں بتائی جاتی ہے. گزشتہ 4 برسوں کے دوران یہ جو معاملات ہیں تقریباً 61 پراپرٹیز کے لیے 150 کروڑ روپے کی جو مالی قیمت لگائی گئی ہے اس کو ضبط کر دیا گیا. اسی طرح سے گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق جموں کشمیر میں جو ملیٹنٹ مارے جا چکے ہیں یا جموں کشمیر کو ہمسایہ ملک کی طرف سے جو جموں کشمیر کو حالات کو انسٹیگیٹ کرنے, لوگوں کو اکسانے, لوگوں کو پتھراؤ کرانے, لوگوں کو دہشت گردی کے ماحول میں شامل ہونے کے لیے جو کوششیں کی گئی ہے ان کو کرب کرنے کی کوشش کی گئی. اور اسی طرح سے بتایا گیا رجسٹرنگ 89 کیسز میں سے کے علاوہ 229 ایسے لوگ ہیں جو فیسلٹیٹر کے طور پر کام کر رہے تھے, انہیں اریسٹ کیا جا چکا ہے. اسی طرح سے 61 پراپرٹیز جو ہے جن کی مالی قیمت 150 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے, جو کہ بتایا جاتا ہے کہ ملیٹنٹوں کی مدد کے لیے تیار کیے گئے تھے, انہیں ضبط کیا گیا, قرق کیا گیا. اسی طرح یہ پروسیس جو ہے یہ لگاتار جاری رہا اور 122 کروڑ روپے کے جو مالی قیمت بتائی جاتی ہے پراپرٹیز کو ابھی تک بیان کیا جا چکا ہے کہ اسے ضبط کیا گیا. سری نگر میں کیا بلکہ بارہمولہ, کپواڑہ, بانڈی پورہ, اونتی پورہ, ترال, کیمو, دیوسر یہ وہ علاقے ہیں جو جموں کشمیر میں گزشتہ کئی برسوں کے دوران SIA کی طرف سے باضابطہ طور پر SDM کی موجودگی میں, میجسٹریٹ کی موجودگی میں اس پراپرٹی کو ضبط کر دیا گیا. پراپرٹی ضبط کرنے سے پہلے خد و خال اس کے تلاش کیے گئے. اس کے بعد میجسٹریٹ سے نوٹس حاصل کرنے کے لیے مختلف ایجنسیز جو جموں کشمیر پولیس کی ایگزیکٹو ونگز میں سے ہیں انہوں نے اجازت نامہ حاصل کرنے کے بعد کئی ایک ایسے ملیٹنٹ ہیں جو سرحد کے اس طرف 1990 کی دہائی میں
पाकिस्तान चले गए, मुजफ्फराबाद चले गए तरबियत के लिए, उसके बाद वापसी तक नहीं की। लेकिन वापसी न करने का मतलब है कि उनका खदोखाल देखा गया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया और वहां की उनकी मौजूदगी के बाद यहां उनके अफराद खाना की प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच कर दिया गया। इसी तरह से अवंतीपोरा बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज अटैच करने में सरफरस्त रहा। त्राल के कई इलाके हैं जहां पर मिलिटेंट, एक्टिव मिलिटेंट या जो मिलिटेंट मारे जा चुके हों गुज़श्ता कई सालों के दौरान, जिनके ऊपर इल्जामात बहुत सारे हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई किया, रिक्रूटमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान दिया, लिहाजा जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इन जायदादों को जब्त किया। गुज़श्ता हफ्ते आपने देखा होगा और रवां हफ्ते भी ये सिलसिला जारी रहा जब अशोक बांडीपोरा में एक मकामी मिलिटेंट की प्रॉपर्टी यानी जायदाद को जब्त कर दिया गया। अवंतीपोरा चिरसो अवंतीपोरा में 5 भाइयों की मुश्तरका प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया गया जो 14 मरले के करीब रिहायशी ढांचा बताया जाता है। इसी तरह से शहरी श्रीनगर में भी कई एक जगहों पर प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया जो जम्मू कश्मीर पुलिस और स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के मुताबिक इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए मिलिटेंसी या टेरर फंडिंग का इस्तेमाल किया गया। गालिबन जम्मू कश्मीर में इन केसों को दोबारा अपील करने का हक उस इनफरादी शख्स पे है कि एनआईए कोर्ट की इस वारंट के बाद जो बाज़ाब्ता तौर पर एसआई की तरफ से प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया उसमें वो अपील का हक रख सकते हैं। इसी तरह से सईद सलाहुद्दीन के बेटे जो फिलहाल जो असल में सोईबुक बडगाम से हैं, हाल रामबाग श्रीनगर में हैं, उनके मकान को भी अटैच कर दिया गया। एसआईयू ने भी वहां पर अपना नोटिस चस्पान कर दिया और कहा गया कि इस मकान के बनाने में बहुत सारा अमल दखल रह चुका है। इसी बीच में इस मकान में रिहाइश पजीर लोगों को रहने का हक तो है, ना इसका रेनोवेशन हो सकता है, ना इसको बेचा जा सकता है, ना इसको अपडेट या अपग्रेड किया जा सकता है। यानी जिस हाल में ये रिहायशी ढांचा होगा, रिहायशी मकान होगा, उसे उसी हाल में रखना होगा। खैर, जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार जाने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी तरफ से जो कार्रवाई की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बाकायदा तौर पर नोटिस के बाद, ऑर्डर्स के बाद, जम्मू कश्मीर में बताया जाता है कि आइंदा कुछ दिनों तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मौजूदा वक्त में 61 जायदादों को जब्त कर दिया गया, कुर्क कर दिया गया और 150 करोड़ रुपया की जो इमलाक है इसकी बिल्कुल ये 4 सालों के आदादुशुमार हैं और जराये बताते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे लोगों की जिनकी लिस्ट तैयार है उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होंगी। दोनों तरफ के लोग हैं, एक वो जो 90s में या उसके बाद भी सरहद पार चले गए, कई वापस आए फिर छोड़कर चले गए, कई ऐसे जो आज तक मुल्क या रियासत मुखालिफ एक तरह से हालात को ख़राब करने का इल्ज़ाम जो इन पर लगता रहा या काम करने का इल्ज़ाम या ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगता रहा, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई और कई एक ऐसे लोग, कई मिलिटेंट्स रहे जो मारे गए, उनकी जायदादों को भी कुर्क किया गया। यह हमने पिछले कुछ दिनों के दौरान सिलसिला देखा और यहीं पर अब जो एक नया तरीक़ाकार अपनाया गया वो ड्रग्स पेडलर के खिलाफ भी, जिसको काफ़ी पज़राई भी हासिल हुई, वो इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर की आदादोशुमार जो मरकज़ बताता है, हुकूमती रिपोर्ट्स बताती हैं 13 लाख के आसपास लोग जो मंशियात में मुलव्वस हैं। उसका मतलब यह है कि एक बहुत बड़ी आबादी और नौजवान जो कि 40 बरस तक, 18 से 40 तक जिनकी ज़्यादा तादाद, तो उन लोगों के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाइयाँ बहरहाल 4 बरसों के दौरान, क्योंकि दिसंबर ख़त्म होते ही जो है वो 5वें साल में हम दाखिल हो जाएंगे, तो इन 4 बरसों के दौरान 18 से अब तक मुख्तलिफ केसेस के तहत ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं, क्या आदादोशुमार हैं, वो आपके सामने रखती हैं। लेकिन बात जब केसेस की हो रही है, यहाँ पर एक खबर और आपको बताना ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि कई लोगों पर PSA लगता है, कई लोगों पर UAPA अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत सारे मुकदमात दर्ज किए गए। जब आदादोशुमार को खंगाला तो NCRB का डेटा भी हमारे सामने था और जो ताज़ा रिपोर्ट थी, आगे चलकर आपको बताएंगे क्राइम रेशो कैसे बढ़ी है, यही रिपोर्ट तस्दीक करती है। लेकिन UAPA के केसेस जहां तक है तो बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी केसेस बहुत ज़्यादा हैं और आज के वक्त में जम्मू कश्मीर जब पूरे मुल्क के अंदर यूटीज़ को आप देखते हैं, रियासतों को देखते हैं, तो इन मुकदमात के तहत सबसे ऊपर मुसलसल तीसरे साल रहा है और ये कोई पहला मौका नहीं है। 3 साल जो इंसदादे दहशतगर्दी कानून जिसको कहते हैं या UAPA कह लीजिए, उसके तहत जो केसेस दर्ज हुए हैं, लगातार तीसरी बार इस लिस्ट में जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में जो गैरकानूनी सरगर्मियों के लिए रोकथाम के लिए जो कानून बनाया गया, UAPA बनाया गया, उसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुकदमात दर्ज हुए 4 बरसों के दौरान। UT के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस और इनमें
कई ऐसे केसेस हैं जो आज इस रिपोर्ट से पता चलता है कि जो पेंडिंग भी है, लेकिन इन केसेस में आप देखेंगे मैक्सिमम केसेस ऐसे लोगों पर लगे जिन पर जम्मू कश्मीर के अंदर अमन व अमान के लिए जिनको खतरा करार दिया गया या ये कहा जाता रहा जिन्हें यूनियन टेरिटरी के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस या सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स के खिलाफ काम किया। 2021 और 22 के दरमियान 814 से बढ़कर 1005 केसेस तक ये यूएपीए के तहत जो केसेस है वो पहुंच गए पूरे मुल्क के अंदर। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आदादोशुमार से पता चला कि जम्मू कश्मीर ने मुल्की सतह पर इन केसेस में सबसे ऊपर इसलिए जगह बनाई है क्योंकि 371 केसेस यूटी के अंदर है, जो मजमूई तादाद 1/3 से ज्यादा बनती है जो बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन के साथ अब इसका कंपैरिजन करते हैं। जम्मू कश्मीर का खिता मुल्क की आबादी का तकरीबन 1% है। इस लिहाज से ये जो आदादोशुमार हैं खासे तशवीशनाक भी मालूम होते हैं। और कश्मीर सूबे के अंदर यूएपीए या पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बहुत सारे केसेस, जिसके बाद मकामी अदालतों में तकरीबन 1400 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं जो आज हमारे सोर्सेज बताते हैं, जिनमें 900 हतमी समात के मराहिल में हैं। हो सकता है कि आइंदा 1-2 महीनों के दौरान इन केसेस को सॉर्ट आउट कर लिया जाए, लेकिन यूएपीए के तहत सहाफ़ियों समेत ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर मुकदमात दर्ज होते रहे। इनमें एनसीआरबी के 2022 की रिपोर्ट ये भी बताती है कि यूएपी के मामलात में कमी को ज़रूर ये आदादोशुमार जाहिर करते हैं 2022 के बाद 2023 में, लेकिन जम्मू कश्मीर तीसरे साल सबसे ऊपर रहा है। सबसे ज़्यादा तादाद वाली रियासत जो पहले थी 167 केसेस हो गए, जहां पर मणिपुर सबसे ऊपर थी। यूएपीए के मामलात में 2018 से इजाफा दर्ज किया गया, 245 लोगों के खिलाफ यूएपीए केस लगा या मुकदमात दर्ज हुए। 2019 में खुसूसी हैसियत जब जम्मू कश्मीर की ख़त्म हुई तो ये तादाद बढ़कर 270 तक पहुंची। मणिपुर में ये तादाद 306 थी और जम्मू कश्मीर ने 2020 में मणिपुर के 169 के मुकाबले 287 केसेस रिकॉर्ड किए, यानी मणिपुर को पीछे छोड़ दिया। 2021 में ये रुझान बढ़ता चला गया, 289 केसेस ये बढ़कर 287 से 289 तक पहुंच गए और मणिपुर की तादाद जो थी वो 159 हुई। अब आप यहाँ कंपैरिजन करेंगे तो 2020, 21, 22 के दौरान ये 2018 के बाद के आदादोशुमार हैं। 169 केसेस मणिपुर में थे जो कम हुए, 2022 आते आते 159 तक पहुंचे। जब जम्मू कश्मीर में 287 थे वो बढ़कर 289 तक पहुंचे, जिनमें कुछ सहाफ़ी थे या मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जिनके खिलाफ ये केसेस लगे। लेकिन जहां तक बात पब्लिक सेफ्टी एक्ट है तो इसके तहत और यूएपीए के तहत तकरीबन 1400 मुकदमात अभी भी ज़ेर इल्तिवा हैं, जिनमें 850 के से लेकर 900 के दरमियान ऐसे केसेस हैं, ऐसे मुकदमात हैं जो हतमी समात के मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ये भी तफसीलात जो हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चलती हैं। अब जम्मू कश्मीर जब ऊपर है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुकदमात के तहत जिन जिन लोगों की गिरफ्तारियां होंगी बात कहां तक पहुंची होगी। और ये सब कब हुआ है, जब मणिपुर के अंदर भी बहुत हद तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने में हुकूमत कामयाब रही, पहले से बेहतर करने में कामयाब रही। इस साल अगरचे आप देखेंगे जहां मई के महीने के बाद काफ़ी कशीदगी रही, अमवात काफ़ी ज़्यादा हुई, कुकी और मैतीज़ आमने सामने आए, उसके बाद जो क्रैकडाउन शुरू हुआ उसमें बहुत सारे अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हुए मणिपुर के अंदर। लेकिन जम्मू कश्मीर अभी भी मणिपुर से बहुत आगे और तीसरी मर्तबा यानी 3 साल का आप खाका तैयार करेंगे, रिपोर्ट कार्ड उठाकर देखेंगे तो यूएपीए केसेस में जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है। जब यूएपीए केसेस की बात हो रही है तो एनसीआरबी का डेटा ज़रा और आगे चलेंगे, एक और खबर आपके सामने रखें और बताएंगे सईद तजम्मुल आपको कि वादी कश्मीर के 10 अजला में जो क्राइम रेट जिसकी दूर दूर तक कहीं बात नहीं होती थी, लेकिन यही एनसीआरबी की रिपोर्ट तजम्मुल बताती है कि श्रीनगर हैरान कुन आदादोशुमार के साथ कश्मीर सूबे के 10 अजला में सबसे ऊपर है और वो भी खवातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर का शहरी श्रीनगर इलाका जो है वो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो में जो आदादोशुमार आए हैं होश उड़ाने वाले हैं। श्रीनगर शहर में 70 से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जिसमें खवातीन के साथ, चाहे वो इल्लाज की तरफ से हों या उनके शरीक हयात की तरफ से हों, ज्यादतियों में रिकॉर्ड बना चुका है। सबसे कम केसेस किश्तवाड़ से आए हैं, जबकि बीच में जो अजला है उनके आदादोशुमार पर भी नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर में एसिड विक्टिम्स या एसिड फेंकने का, छिड़कने का सिलसिला रुका नहीं, इसमें भी मजीद इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक वायलेंस, जो इनलाज के अंदर जब एक सास और बहू के झगड़े के बीच, ननद और बहू के झगड़े के बीच में जो सूरत हाल है वो खुदकुशियों तक पहुंचने लगा है। श्रीनगर में खवातीन के खिलाफ जराइम में मजीद इजाफा हुआ है और एदाद शुमार बता रहे कि
जब 287 केसेस रिपोर्ट हुए थे रेप के, उनमें से 57 जो है इनमें से 57 केसेस ऐसे हैं जो जम्मू में हुए थे, 34 राजौरी में, 19 अनंतनाग में, 15 कठवा में और 12 डोडा और श्रीनगर में हुए थे। इसी बीच में जो 10 केसेस थे बारामूला में हुए थे, 14 केसेस बांडीपोरा से आए थे। और ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स पे जब नजर डालते हैं तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो 446 केसेस के साथ, क्राइम केसेस के साथ सरफहरिस्त है, जो कि साल 2022 में खवातीन के खिलाफ हुए हैं। इसी तरह से जम्मू 431 केसेस, राजौरी की जो रैंक है वो तीसरी रही 306 केसेस, जुनूबी जिला कुलगाम की रैंक 200 केसेस। क्राइम अगेंस्ट वुमेन यानी खवातीन के खिलाफ, उनके खिलाफ तशद्दुद करना, उनके खिलाफ टॉर्चर करना, उन्हें मायके और ससुराल के बीच में, इस फासले के बीच में उन्हें बहुत ज्यादा तंग तलब करना। यहां तक की सूरत हाल ये है कि 3937 केसेस जो हैं वो डिक्रीज हुए 2021 के मुकाबले में। जम्मू कश्मीर जो है 3716 केसेस के साथ, जिनमें खवातीन के खिलाफ जो है जिनसी तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद और बाकी उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं जिनमें एसिड वगैरह फेंकने के मामलात भी हैं। कुल मिलाकर जब इन केसेस को देखते हैं कि 2020 में ये केसेस जो थे, डॉवरी डेथ्स कितनी हुई थी, वो 243 के करीब हुई थी। रेप केसेस कितने हुए थे, 247 विक्टिम आए हैं। इसमें से तकरीबन 349 खवातीन शामिल हैं। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जो लगातार असरार के बाद उनकी काबीना, उनके हुक्मरानों की तरफ से जो बाज़ाब्ता तौर पर खवातीन के खिलाफ जो है जीरो टॉलरेंस इन केसों की जतलाने की कोशिश जो है वो कोशिश की गई है। लेकिन असल में जो समाजी तौर पर जब खवातीन के खिलाफ इस तरह के इन केसों की हम बात करते हैं तो श्रीनगर शहर सबसे बड़ा है और उसके बाद आखिर पे किश्तवाड़ इलाका आता है। लेकिन जनूबी कश्मीर और शुमाली कश्मीर के अजला में एक खातून को जो ब्याही गई हो, शादी की उम्र को क्रॉस करने के बाद जब वो अपने ससुराल चली जाती है तो ननद और भाभी के बीच में जो टकराव है वो जारी है। और इसी तरह से सास और बहू के बीच में टकराव जारी है, देवर और भाभी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं। और इतना ही नहीं बल्कि उलमा और रिलीजियस हेड्स ने अब शायद इसमें दिलचस्पी लेना ही बंद कर दिया। फैसल रियाज मेरे साथ श्रीनगर से जुड़ेंगे। फैसल, ये जो रिपोर्ट आई है होश चौंका देने वाली है। बहरहाल गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क की कोशिश है कि रिपोर्ट जब मंजर आम पे आए, आम लोगों तक लाए, तो शायद उनके दिल में उतर जाए मेरी बात। यानी जो देवर भाभी का झगड़ा है, जो मायके और ससुराल के फासले में इतना ज्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ा, और क्या है इस पूरे सर्वे और रिपोर्ट में? देखिए, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जो एनसीआरबी की तरफ से जो खाका खींचा गया है जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर वादी के, इस तरीके की तस्वीर सामने आई है कि जैसा कि पहले तस्वुर ही नहीं किया जाता था। ये जो केसेस सामने आए हैं जो वुमेन के अगेंस्ट किए गए, हालांकि अगर जम्मू कश्मीर सरकार का 3 सालों से या 4 सालों से लगातार दावा है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए जीरो टॉलरेंस है, वही जब हम आदादुशुमार देखते हैं तो उसमें लगातार इजाफा रहता है। 2022 की बात करें तो जो सामने आया है कि जो हस्बैंड्स की तरफ से क्रूएल्टी दिखाई गई है अपने शरीक हयात के लिए, अपनी वाइफ के लिए, तो उसमें इजाफा काफी ज्यादा हुआ है। और जो डाटा रिवील किया है एनसीआरबी ने, उसमें कहा गया कि पिछले साल 500 केसेस करीबन ऐसे आए हैं जहां पे अपने रिलेटिव्स की तरफ से या इन लॉज की तरफ से जो उनकी बहू है उनके साथ ज्यादती की गई, उनके साथ मारपीट की गई। उसके साथ उसमें से श्रीनगर जो है वो टॉप पे है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो श्रीनगर है वो टॉप पे है, इसमें करीबन 70 केसेस ऐसे आए हैं जहां पे हस्बैंड्स की तरफ से या उनके इन लॉज की तरफ से उनके साथ ज्यादती की गई। वही जम्मू में 60 केसेस है, राजौरी में करीबन 60 केसेस, वहां पे कुपवारा में 38, पुंछ में 25, डोडा में करीबन 50 केसेस। उसके साथ अनंतनाग, अवंतीपोरा में 7 केसेस है, या बाकी अजला है वहां पे अगर कम ही केसेस है। लेकिन जब श्रीनगर की बात हम करते हैं तो वो इससे आगे। वही अगर एसिड अटैक्स की बात करें, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज का दिया गया है एनसीआरबी रिपोर्ट्स में कि एसिड अटैक्स की बात करें तो पिछले साल 2 एसिड अटैक्स हुए थे पूरे वैली में। और उसके साथ साथ जो एनसीआरबी की तरफ से कहा गया कि 886 केसेस ऑफ किडनैपिंग हुए हैं, एब्डक्शन हुआ है वो
वुमेन का जो कि पूरे जम्मू कश्मीर का दिया गया है। यानी कुल मिला के ऐसा देखा जा रहा है कि जो रिपोर्ट सामने रखी गई है, ये एक ऐसा नक्शा खींचा है एनसीआरबी ने कि जिससे कहीं ना कहीं जो होश तो उड़ जाते हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं आम लोग सोचते हैं कि आज तक इस तरीके के केसेस हमने देखे ही नहीं थे, इस तरीके की हालात हमने यहाँ पे देखी नहीं जो इस वक्त देखी जा रही है। और खासकर श्रीनगर की जब हम बात करते हैं, हर एक कैटेगरी में, चाहे एसिड अटैक हो, चाहे वो एब्डक्शन हो, या इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसमें कहीं ना कहीं श्रीनगर जो है आगे इस वक्त चल रहा है। कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा ही बड़ा अहम है कि जब आप जम्मू कश्मीर के श्रीनगर इलाके की बात करते हैं, श्रीनगर इलाके में बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए रामबाग श्रीनगर में ख़वातीन के लिए पुलिस स्टेशन मखसूस है, और जब मेरा सुबह आना जाना इस इलाके से होता है तो यकीन माने कि आप बुजुर्ग उम्र रसीदा अफराद को अपनी बेटियों के साथ उस पुलिस पोस्ट के आसपास देख पाते हैं। और उसके बाद जब उनके हस्बैंड को बुलाने की बड़ी कोशिश की जाती है, मामलात बहुत ज़्यादा है जिन्हें रफ़ा दफ़ा किया जा सकता था। जो मोहल्ला कमेटियाँ हुआ करती थी, जो मस्जिद कमेटियाँ हुआ करती थी, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटियाँ हुआ करती थी, मंदिरों के आसपास में बड़ी तादाद में इन्फ्लुएंशियल लोग हुआ करते थे, क्या उनकी बात अब सुनने से आज का जवान तैयार नहीं है? क्योंकि जब आप कहते हैं कि मुझे कल एक ज़ाती तजुर्बा हुआ कि एक केस मेरे पास आया जिसमें एक बुजुर्ग औरत ने कहा कि मैंने कहा क्या हाल चाल है आपके शरीक हयात के इंतकाल को 27 साल हुए, बच्चा कैसा है? कहता है बच्चा अगर अपनी बीवी के साथ खुश रहे तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं है। क्या वजूहात क्या है कि ये जो रिश्ते हैं ये मिठास के बजाय तलखियों में पैदा हो चुके हैं? सास और बहू के बीच में मामलात बड़े लगे रहे, इसी तरह से देवर भाभी के बीच में, यहाँ तक कि हस्बैंड के रिश्ते अज़दवाजगी में बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। देखिए, बिल्कुल जहां तक आपने बात की कि जैसे ही किसी इंसान की शादी होती है तो उसकी जो बीवी है उसके घर में आती है, तो जो अपनापन होना चाहिए था, या जो घर वाले उस बहू को अपना समझ, जिनको जिस तरीके से उनको अपना समझना था, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो वजह ये रहती है कि अगर वो अपने पति के साथ ठीक ठाक रहते तो वो कहीं ना कहीं घर वालों को खटकता है, अगर अपना बेटा अपने घर वालों के साथ ठीक रहता तो वो कहीं ना कहीं बहू को खटकता है। तो कहीं ना कहीं ये खींचातानी रहती है हर एक घर में, जो कि नतीजा ऐसा होता है कि फिर इस तरीके के हालात सामने आती है। या कई बार ऐसे भी केसेस सामने आए कि जहां पे देखा गया कि जो हस्बैंड है उसकी दूसरी रिलेशन चल रही है, या जो पत्नी है उसकी कहीं और रिलेशन चल रही है। तो ये एक ऐसे मामला सामने आए कि जहां पे कहीं ना कहीं खींचातानी रहती है, और जब फिर सरकार के पास है या सरकारी एजेंसीज के पास ये केसेस पहुंचते तो वहां पे ये लंबा चलता है। हम कह सकते हैं कि बर वक्त जो है कार्रवाई नहीं होती, बर वक्त फैसला नहीं होता, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक लड़के की जिंदगी भी खराब हो जाती है, लड़की की जिंदगी भी खराब हो जाती है, उसके साथ साथ जो घर वाले हैं वो भी सफर करते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज, इस खबर के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सईद जमल साहब, एक चीज मैं आपसे भी जरा जानना चाहूंगा, वो ये है कि इस वक्त जब हम इन केसेस को दिखा रहे हैं या आदाद शुमार दिखा रहे हैं, तो एक चीज मैं आपसे भी, चूंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, लेकिन जब ये रिपोर्ट आई है, जब हम आदाद शुमार गिन रहे हैं, श्रीनगर की बात कर रहे हैं, बाकी 10 डिस्ट्रिक्ट्स की या जम्मू प्रोविंस की, पिछले दिनों भी रिपोर्ट्स आई जिसमें सुसाइड केसेस में सबसे ऊपर, जहां पर कोशिश होती है कुछ ऐसे सेंटर्स के जरिए कि अगर नौजवान मंशियात की तरफ गया है या फिर इस तरह की कोशिश कर रहा है, ज़िंदगी का खात्मा करना चाह रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रीज़न हो सकता है, वजूहात तो हमने गिनवाई या फिर इन पर बात की, लेकिन असबाब के साथ साथ ज़रा थोड़ी रोशनी इस पर भी डालिएगा कि ये जो मैक्सिमम लोगों के इस तरह के केसेस आते हैं, क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों तक, क्या ये जो वुमेन पुलिस स्टेशन हैं या जितने भी बाकी थाने हैं जहाँ पर इन केसेस को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, जो विक्टिम्स हैं उनका एक्सेस इतना ईजिली हो जाता है या पॉसिबल है? क्योंकि बहुत सारे लोग पहले तो घबराते हैं, एक तो सोशल स्टिग्मा हमारे यहाँ बहुत बड़ी परेशानी, टैग लग जाता है, फिर दूसरी परेशानी ये कि अगर अदालत तक मामला खिंच गया तो फिर हर किसी की कुव्वत में ये नहीं है कि वो इस केस को और लंबा अदालत तक ले जा सकते, फिर वकीलों की फीस और बाकी सारी चीज़ें, लेकिन कम से कम पैसे में या नज़दीकी जगह पर केसेस को सॉर्ट आउट किया जा सके, इतना रास्ता आसान है, ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए कश्मीर सूबे के अंदर। देखिए, जब आप कश्मीर सूबे की बात करते हैं तो जिन केसों को हमने एनालाइज किया, जो केसेस हमारे पास इंडिविजुअल कैपेसिटी में या हमसायगी में आ जाते हैं, तो एक वक्त में जब जम्मू कश्मीर में हर ज़िले में जो है ख़वातीन के लिए पुलिस स्टेशन
जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया ताकि जो डोमेस्टिक वायलेंसेस के जो केसेस हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर में तो लगी है, लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग और सोशल पुलिसिंग में इनका जवाब नहीं है। और जिस वक्त आप इन थाना SHOs को देखते हैं, चाहे वो वुमेन्स पुलिस स्टेशन हो या जेंटस हो, उनमें कम्युनिटी और सोशल पुलिसिंग और क्राइम के साथ साथ इस पुलिस थानेदार का जानना, पुलिस रूल को जानना बड़ा लाजमी है। जिस वक्त आप इन मामलात की बात करते हैं, सबसे पहली रुकावट यह है कि जम्मू कश्मीर में जब आप एक बेटी की शादी करते हैं तो शायद आप समझते हैं कि मेरी जिम्मेदारियां या फर्ज जो है वो अदा हो चुका है। उसके बाद वो किस हाल में है, अपने ससुराल में किस तरह के हैं, उसको आपकी काउंसलिंग, पॉजिटिव काउंसलिंग की जरूरत है। छोटे छोटे झगड़े, छोटे छोटे मामलात को लेकर जब आप उनको मायके बुलाना शुरू करेंगे तो उसके बाद पति और पत्नी के बीच में रिश्ते जो है वो बड़े खतरनाक अंदाज में दाखिल हो जाते हैं। नंबर 2, जो आमदनी का सिलसिला है और खर्चे का सिलसिला है, जब शादी वगैरह हो जाती है, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर जो है ये कंज्यूमिंग स्टेट है, यहाँ पर हमारे पास वसाइल की कमी है और 6 महीने यहाँ पर सर्दियाँ बर्फबारी रह जाती है और बेशतर अवकात में हमने देखा कि जो खामद और बीवी के रिश्ते के बीच में इक्तसादियात की जो जंग है वो शुरू हो जाती है। मुझे लगता है कि सब्र रखना बड़ा लाजमी है, औरत के लिए, मर्द के लिए भी, और जितना आप कमा पाएं उसी से घर चलाने की कोशिश करें। तीसरी बड़ी अहम, एक दूसरे की आपने सुननी है और आपको मशावरत के साथ कोई भी फैसला लेना होगा। अगर आपने तनी तनहा लिया तो उसमें दरारें पड़ जाती है। चौथी बड़ी बात, बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 30 वर्षों के दौरान जो नामसद हालात, जो बेरोजगारी, जो परेशानी से लोग गुजर गए, उसमें बहुत सारे अफराद, मर्द लोग ऐसे हो गए जो डोमिनेंस अपना क्रिएट करना चाहते हैं, अपने घर में सिंगल लाइन रूल बनाना चाहते हैं, अकेले घर के थानेदार बने हुए हैं, लेकिन मनशियात के आदी भी हो गए हैं। लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसीज है, कोर्ट कचरे में अगर आप देखेंगे, आप बेमिना के या जानीपोरा के कोर्ट के बाहर आसपास में या रेजिडेंसी रोड लाल चौक में देखेंगे तो कोर्ट कचरे में केसेस बहुत ज्यादा है। अब कौन किसके खिलाफ है? पत्नी के खिलाफ पत्नी है, पत्नी के खिलाफ जब तक कल तक वो अपने सपने जमल साहब हम ये भी कह रहे हैं ना कि जो जहां पर चीजें कैसे ठीक रखी जा सकती हैं डिस्कस कर रहे हैं। आमतौर पर ये होता था, आपको ज्यादा तजुर्बा है इस बात का, कि अगर कहीं पर पहले इस तरीके से मामलात होते थे तो मकामी सतह पर, जो शुरुआत में आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मोहल्ले में कमेटियां होती थी, मस्जिदों की कमेटियां जो आज भी कई जगहों पर काम करती है, और एक ग्राम पंचायत हुआ करती थी एक ज़माने में, जो हरियाणा, पंजाब में, आज भी इन रियासतों में काफ़ी अहमियत उसको दी जाती है और फाइनल कोर्ट के फैसले के बराबर वहाँ का डिसीजन माना जाता है। वो हमारे पास जब नहीं है, वही मैं कह रहा था कि आज लोक अदालत लगती है, वो बहुत देर के बाद होती है, तब तक ऑप्शंस क्या हैं? अगर कोई अदालत में जाता है या फिर पुलिस थाने में जाता है, इंसाफ की फराहमी जल्दी, कम वक्त में, जहां पर आपकी लाइफ स्टेक पर लगी हो, इतना जल्दी हो सकता है? पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए, हमने कोर्ट की कार्रवाई को अंदर से कवर किया, सिर्फ एक आम शहरी की जगह जाके, कि शायद हम कोर्ट कचरे की इस कार्रवाई को समझ पाएं। और मैंने बेशतर अवकात में सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिबान को ये सुनते हुए देखा कि जब मियाँ बीवी के बीच में झगड़े हैं, जब भाई और भाई की जायदादों पे झगड़े हैं, जब चाचा भतीजे के बीच में बंटवारा सही से ना हुआ हो, उसके बाद जज साहिबान की पहली और आखिरी प्रायोरिटी होती है, जनाब क्या कर रहे हैं आप, इज्जत वाले घरों से ताल्लुक रखते हैं, बाहर जाके इन कमसिन बच्चों को घर ले जाएगा और इस झगड़े को रफा दफा कीजिएगा। यानी अदालत की भी एक आखिरी कोशिश ये होती है किसी न किसी तरीके से इस मसले का निपटारा यहीं पे हो सके। जब मोहल्ला कमेटियों की बात करते हैं तो जुम्मे के रोज नमाज जुमा की अदायगी के बाद, अगर आपको आसिफ याद होगा, बहुत पहले असातिज़ा किराम जो थे, जब उनकी छुट्टियां 4 बजे के बाद या जुम्मे को 2:30 बजे के बाद होती थी तो किसी न किसी मोहल्ले में जाकर कुछ मामला निपटाते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में मोहल्ला कमेटी, या जो मोहल्ला कमेटियां आजकल वो ज्यादा किस चीज में लगी हुई हैं, लाइट्स इंस्टॉल हुई हैं, रोड मैकडेमाइज्ड हैं, हमने घर टू घर पानी पहुंचाना था वो है या नहीं, ड्रेनेज सिस्टम है या नहीं, ये जरूरियाती जिंदगी है मोहल्ले कमेटी की, जिसके बाद वो अपने नुमाइंदे के पास जाकर इस मसले को उठाते हैं। लेकिन किस घर में वायलेंस हुई है, किस घर में खवातीन के साथ ज्यादतियां हुई है, किस घर में मर्द और औरत के बीच में नोक-झोंक रोज का मामला है, इस मामले को रफा दफा करने की मोहल्ला कमेटियों ने अब शायद ये गवारा नहीं किया। लेकिन जुमे के रोज आइमा हजरात और इसी तरह से बाकी रिलीजियस प्लेसेस पर जितना भी इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस हेड्स होंगे, अगर वो अपने अपने खुतबों में, अपने अपनी तकरीरों में इस बात की तरफ भी, जहां ड्रग एडिक्शन हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, दूसरा बड़ा चैलेंज जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है, इस पे बात करने की जरूरत है। मुझे लगता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और घरों के, मोहल्लों के अंदर, मस्जिदों के अंदर इन मामलों को उठाया जाए
तब जाके जम्मू कश्मीर पुलिस का जो वुमेन्स पुलिस स्टेशन है, मुझे मामूली से मामूली मसले के लिए टेलीफोन आ जाते हैं एक दूसरे इलाके से कि जम्मू कश्मीर में अब जी फलानी मर्द को घर बुलाएं, उसको न बुलाएं, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है आसिफ, हम सब के लिए इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारी है, एक तो एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक दूसरे की सुनें, दूसरा एक ही जब ऐसा बहुत सारे मसला मामलात हैं अभी जिन पर बात करना जरूरी है, और ये वो केस हैं जो बदकिस्मती से हम आज डिस्कस कर रहे हैं उस सरजमीन के लिए जिसको पीरवर भी कहा जाता रहा, और दूसरी लाइन कहें तो फिर ऋषि मुनियों या फिर औलियाओं की सरजमीन, वहाँ से इस तरह के केसेस, और वो भी ख़वातीन के खिलाफ। ये हम नहीं, एनसीआरबी का डेटा, और हम ये भी जानते हैं कि ये तो रिपोर्टेड केसेस हैं, अनरिपोर्टेड केसेस भी, जो सोशल स्टिग्मा की हम बात कर रहे थे, कई लोग के ये मामलात बिगड़ जाएंगे, हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम पुलिस थाने नहीं जाएंगे, कोर्ट कचहरी सही नहीं, घर के अंदर ही चीज़ें ठीक कर लेंगे, ऐसे केसेस भी इनके अंदर हैं। और ये सारे मामलात एनसीआरबी का जो 2021-22 का डेटा बताता है, अभी 23 का आना बाकी है, आप उसमें भी देखेंगे सुसाइड केसेस में ऊपर हैं, जहाँ पर सिर्फ 78 केसेस ऐसे हैं जिन्होंने, जो बच्चे हैं अनएम्प्लॉयमेंट जिनका या रोज़गार ना होना एक वजह बनी, अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करना उन्होंने पसंद किया। बहरहाल अल्लाह करे कि इन आदाद-ओ-शुमार में सुधार आए और ऐसे वाक़यात या इंसिडेंट्स कम से कम हों, और जो हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िम्मेदारियों की बात करते हैं उसको हम समझे भी, सिर्फ बातें ना करें। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी, आज मैंने शुरुआत में कहा था कि 9:35 के आसपास कोशिश रहेगी, दीगर कुछ मामलात भी हैं आपके सामने, तफसीलात रखेंगे, बैनुल-अक़वामी खबरें भी हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी आगे चलकर, साथ साथ आपके लिए फ़ोन लाइन्स खुली रहेंगी 9:35 के बाद।